नमस्कार दोस्तों। लास्ट जो टॉपिक हमने प्राचीन इतिहास में पढ़ा था वे था बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म। आज हम बात करेंगे मगध महाजनपद के बारे में। हमने देखा 16 महाजनपदों का उदय वैदिक सभ्यता या वैदिक काल के बाद इस क्षेत्र में हुआ था। उन 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद उभर कर सामने आया वे था मगध महाजनपद। तो क्या कारण थे मगध महाजनपद के उदय के, उनको हम देखेंगे। अगर आपने 16 महाजनपदों के बारे में नहीं देखा है तो पहले उसको जरूर देखिए ताकि आप समझ सके कि कौन कौन से महाजनपद थे और किस प्रकार से उनमें संघर्ष हुआ और सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध महाजनपद उभर कर सामने आया। देखिए, मगध महाजनपद की अगर हम बात करें तो मगध महाजनपद के बारे में यह माना जाता है कि मगध का जो संस्थापक था वह था बृहद्रथ। याद रखिएगा, मगध का जो संस्थापक था जिसने मगध की स्थापना की थी वह था बृहद्रथ। तो मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद क्यों था, क्यों उभरकर सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में यह आया, या यूं कहें कि 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध ही क्यों था। इसके 3 प्रमुख कारण थे। पहला था भौगोलिक अवस्थिति या भौगोलिक कारण, दूसरा था सैन्य संगठन और तीसरा था राजनीतिक कारण। सबसे पहली बात करते हैं भौगोलिक अवस्थिति या भौगोलिक कारण के बारे में। तो देखिए, अगर हम मगध की बात करें तो मगध की जो भौगोलिक अवस्थिति थी वह कुछ इस प्रकार से थी कि यहाँ की जो प्रारंभिक राजधानी थी राजगृह, जिसका एक और नाम गिरिव्रज भी मिलता है। तो राजगृह 3 ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र था और 3 ओर से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण यहाँ पर जो शत्रु देश था वह शत्रु देश प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से आक्रमण नहीं कर सकता था। परिणाम स्वरूप जो मगध के शासक हुए उन्हें अपनी राजधानी की सुरक्षा की यहां पर चिंता नहीं थी। परिणाम स्वरूप ये यहां पर दूसरे जो राज्य थे उन पर आसानी से आक्रमण कर सकते थे। दूसरी राजधानी थी इनकी पाटलिपुत्र, जिसका एक और नाम कुसुमपुर भी मिलता है। पाटलिपुत्र 3 ओर से नदियों से या 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ नगर था और यहां पर भी शत्रु देश डायरेक्ट रूप से आक्रमण नहीं कर पाता था। परिणाम स्वरूप यहाँ के जो शासक थे वे भयमुक्त होकर शासन करते थे और दूसरे क्षेत्रों पर आक्रमण कर उन क्षेत्रों को अपने साम्राज्य में मिलाते थे। दूसरा कारण है यहाँ का सैन्य संगठन। क्योंकि हम जानते हैं 1000 ईसा पूर्व के आसपास यहाँ पर लोहे की खोज हुई। लोहे की खोज इस टाइम पर, जबकि यहाँ पर महाजनपदों का उदय हुआ था, यहाँ पर एक क्रांति को दर्शाता है। और जो मगध वाला क्षेत्र था, आधुनिक जो बिहार वाला क्षेत्र है, बिहार के क्षेत्र में यह मगध महाजनपद आता था। तो यहाँ पर बड़ी लोहे की खदानें थी। लोहे की खदानों से यहाँ पर अस्त्र शस्त्र के लिए या लोहे से अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया गया। इसके साथ ही जो मगध वाला क्षेत्र था वहां पर अधिक मात्रा में जंगल थे। जंगलों से यहाँ पर लकड़ियों को लाकर रथों का निर्माण किया जाता था। जंगलों में प्रायः यहाँ पर हाथी भी पाए जाते थे। परिणाम स्वरूप यहाँ पर एक बड़ी हस्ती सेना का निर्माण भी मगध में ही हुआ, जिससे कि यहाँ पर सैन्य संगठन भी मजबूत देखने को मिलता है। तीसरा है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण की अगर हम बात करें तो मगध के जितने भी शासक हुए आप देखेंगे कि यहाँ पर सभी शासकों द्वारा कूटनीतिक चालों का प्रयोग किया गया, जिससे कि मगध यहाँ पर उभरकर सबसे शक्तिशाली महाजनपदों में आया। इसके साथ ही यहाँ पर इसकी जो दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी वह 3 नदियों के संगम पर होने के कारण यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती थी, पानी की पर्याप्तता थी, जिससे कृषि अधिशेष प्राप्त होता था, लाभ की स्थिति प्राप्त होती थी। यह भी एक कारण था। इसके साथ ही जो मगध की भौगोलिक स्थिति थी, यहां से कई व्यापारिक मार्ग गुजरते थे। तो यहां से व्यापारिक मार्ग गुजरने के कारण यहाँ पर ये कर भी प्राप्त करते थे। इस प्रकार से इन सभी कारणों ने मगध को एक शक्तिशाली महाजनपद बनाया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कारक रहा मगध की भौगोलिक अवस्थिति। तो अब बात करते हैं मगध में कौन कौन से वंशों ने शासन किया। तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में मगध में 3 वंश हुए। पहला वंश था हर्यंक वंश, इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है। दूसरा था शिशुनाग वंश और तीसरा था नंद वंश। एक एक वंश के बारे में देखते हैं। इसके बाद आएगा मौर्य वंश, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। सबसे पहली बात करते हैं हर्यंक वंश की। लगभग 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक हर्यंक वंश ने मगध में शासन किया। हर्यंक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर जितने भी शासक हुए उन सभी शासकों ने अपने पिता की हत्या कर राजगद्दी को प्राप्त किया। परिणाम स्वरूप इस वंश को
हर्यंक वंश या पितृहंता वंश भी कहा जाता है। इस वंश का जो संस्थापक था वे था बिंबिसार। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, बिंबिसार और बिंदुसार अलग अलग शासक है। बिंबिसार हर्यंक वंश का शासक है। आगे हम बिंदुसार के बारे में भी पढ़ेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, बिंबिसार हर्यंक वंश का शासक है या संस्थापक है। तो बिंबिसार हर्यंक वंश का शासक हुआ, पितृहंता वंश का संस्थापक हुआ। इसे जैन साहित्य में श्रेणिक भी कहा गया। उत्तर वैदिक काल तक यहां पर कई श्रेणियां देखने को मिली और ये श्रेणियां व्यापारियों की श्रेणियां होती थी। इन श्रेणियों के प्रमुख को श्रेणिक कहा जाता था। तो ऐसा माना जाता था कि बिंबिसार इन श्रेणियों का श्रेणिक था। परिणाम स्वरूप हम ये मान सकते हैं कि बिंबिसार का संबंध व्यापारी वर्ग से था, अर्थात यह व्यापारिक वर्ग से संबंधित था। इसके साथ ही इसने एक नगर की स्थापना की जिसका नाम था राजगृह या गिरिब्रज। राजगृह नामक नगर की स्थापना इसने की और इसी को अपनी राजधानी बनाया। ये जो नगर था ये तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ नगर था, इसलिए इसे पहाड़ी दुर्ग भी कहा गया था। तो राजगृह का निर्माण या राजगृह की स्थापना किसने की? तो वह की थी बिंबिसार ने। पहाड़ी दुर्ग किसे कहा जाता है? तो राजगृह या गिरिब्रज को कहा जाता है। ये जो शासक था बिंबिसार, बिंबिसार भारत का पहला शासक था जिसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से, विवाह के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने 3 विवाह किया, जिसमें पहला चेलना, जो कि वैशाली गणराज्य के लिच्छवियों के जो चेटक थे, चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। दूसरा विवाह किया इसने महाकोशला से। महाकोशला कौशल जो राज्य था, कौशल के प्रसन्नजीत की बहन थी महाकोशला, और महाकोशला से विवाह के उपरांत दहेज में इन्हें काशी का प्रांत प्राप्त हुआ। तीसरा विवाह किया मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा से। क्षेमा का नाम खेमा भी मिलता है, तो मद्र देश की राजकुमारी क्षेमा या खेमा से इसने विवाह किया। मद्र देश की अगर हम बात करें तो आधुनिक पंजाब वाला जो क्षेत्र है उसे पहले मद्र देश के नाम से जाना जाता था। तो इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने राज्य का या साम्राज्य का विस्तार किया। इसका एक राजवेद था, बहुत ही प्रसिद्ध राजवेद था जीवक। यह बाल रोग विशेषज्ञ था। तो ऐसा माना जाता है कि इसके अवंती के राजा चंडप्रद्योत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित थे। और ऐसा माना जाता है एक बार चंडप्रद्योत, जो कि अवंती का शासक था, अवंती के शासक चंडप्रद्योत को पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग पीलिया को कहा जाता था। तो एक बार पांडु रोग हो जाता है। उस समय बिंबिसार अपने राजवेद जीवक को अवंती भेजता है और अवंती के शासक चंडप्रद्योत का इलाज जीवक करता है। और इस प्रकार से हम मान सकते हैं कि चंडप्रद्योत और बिंबिसार के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध थे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग या एमपीपीएससी की जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि अवंती के शासक चंडप्रद्योत का इलाज किसके द्वारा किया गया था? तो जीवक के द्वारा। और जीवक किसका राजवेद था? तो वह था बिंबिसार का राजवेद। इसके साथ ही बिंबिसार ने अंग के शासक ब्रह्मदत्त को भी पराजित किया। एवं बिंबिसार बुद्ध व महावीर का समकालीन था। बाद में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा कर दी जाती है और इसके पश्चात अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठता है। तो हमें यहां पर क्या क्या ध्यान रखना है कि हर्यंक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार को क्या कहा गया है? श्रेणिक। इसने राजधानी किसे बनाया? राजगृह या गिरिब्रज को। राजगृह या गिरिब्रज की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने की। इसने कहां कहां पर या किससे विवाह किया? तो वैशाली गणराज्य के चेटक की पुत्री या लिच्छवियों के चेटक की पुत्री चेलना से, कौशल प्रदेश के प्रसन्नजीत की बहन महाकोशला से और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से। इस प्रकार से इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके राजवेद का क्या नाम था? जीवक। जीवक किसकी सहायता के लिए भेजा गया था? चंडप्रद्योत की। चंडप्रद्योत कहां का शासक था? अवंती का। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को किसने पराजित किया? बिंबिसार ने। और अंग को मगध में किसने मिलाया? तो बिंबिसार ने। इसकी हत्या किसके द्वारा की गई? तो उसी के पुत्र अजातशत्रु द्वारा। और बुद्ध और महावीर का समकालीन कौन था? तो वह था बिंबिसार। इसके बाद बात करते हैं अजातशत्रु की। तो बिंबिसार की हत्या कर अजातशत्रु राजगद्दी पर बैठता है। अजातशत्रु अत्यंत ही कूटनीतिक शासक था। इसके कारण इसे कुणिक भी कहा जाता है।
अजातशत्रु कौशल जो प्रदेश था, कौशल प्रदेश पर आक्रमण करता है और कौशल प्रदेश पर आक्रमण कर प्रसन्नजीत को पराजित करता है। परिणाम स्वरूप प्रसन्नजीत अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से करता है और इस प्रकार से इन दोनों के मध्य यहाँ पर संबंध स्थापित होते हैं। इसके साथ ही अजातशत्रु वज्जी संघ पर भी आक्रमण करता है और वज्जी संघ पर हमने जब वज्जी संघ के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था वज्जी संघ 8 राज्यों से मिलकर बना हुआ है। इन 8 राज्यों के मध्य फूट डालने का कार्य इसका कूटनीतिक मंत्री वत्सकर या वत्सकर इसका नाम मिलता है, वत्सकर करता है। तो अजातशत्रु अपने मंत्री या कूटनीतिक मंत्री वत्सकर को वज्जी संघ में भेजता है और लगभग 16 वर्षों तक वत्सकर वहां पर वज्जी संघ में रहता है और उन 8 राज्यों के मध्य फूट डालने का कार्य करता है और यहां पर अजातशत्रु के द्वारा वज्जी संघ पर फिर आक्रमण किया जाता है और 16 वर्षों के पश्चात वज्जी संघ से युद्ध में अजातशत्रु को सफलता प्राप्त होती है। अजातशत्रु ने यहां पर 2 नए शस्त्रों का प्रयोग कर वज्जी संघ से सफलता प्राप्त की। उन 2 नए शस्त्रों का नाम था रथमूसल और महाशिलाकंठक। रथमूसल के द्वारा रथों को तोड़ने का कार्य किया जाता था और महाशिलाकंठक द्वारा बड़े दरवाजों को तोड़ा जाता था। तो वह कौन सा शासक था जिसके द्वारा रथमूसल और महाशिलाकंठक का प्रयोग किया गया? अजातशत्रु। वज्जी संघ पर विजय किसने हासिल की? अजातशत्रु द्वारा। अजातशत्रु के मंत्री का क्या नाम था? वत्सकार। प्रसन्नजीत या कहें कौशल प्रदेश पर विजय किसने हासिल की? तो वह की थी अजातशत्रु ने। कुणिक किसे कहा गया है? अजातशत्रु को। ऐसा माना जाता है कि अजातशत्रु आजीवक संप्रदाय, बौद्ध एवं जैन मतों का पोषक था, अर्थात इनको मानने वाला था। इसके साथ ही यह माना जाता है कि अजातशत्रु के शासनकाल के 8वें वर्ष ही, अर्थात जब यह 8वें वर्ष शासन कर रहा था, उस समय बुद्ध की मृत्यु हो जाती है और बुद्ध की मृत्यु होने के पश्चात बुद्ध के जो अवशेष है उन अवशेषों पर राजगृह में स्तूप का निर्माण भी अजातशत्रु ही करवाता है। इसके साथ ही जब हमने बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा था तो हमने देखा था कि अजातशत्रु के टाइम पर ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन होता है या बौद्ध सभा का आयोजन होता है। और बौद्ध सभा कहां पर? सप्तपर्णी गुफा में पहली बौद्ध सभा या प्रथम बौद्ध संगति होती है। तो राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में होती है? अजातशत्रु के शासनकाल में। बाद में इसकी भी हत्या इसी के पुत्र उदयन द्वारा कर दी जाती है और अजातशत्रु के बाद उदयन, जिसका एक नाम उदयन या उदयभद्र भी मिलता है, राजगद्दी पर बैठता है। तो हमने देखा हर्यंक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु द्वारा करी गई। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन द्वारा की गई और उदयन राजगद्दी पर बैठता है। उदयन एक नए नगर की स्थापना करता है जिसका नाम था पाटलिपुत्र या कुसुमपुर। यह 3 नदियों के संगम पर बसा हुआ था, सोन नदी, गंडक नदी और गंगा नदी। इन 3 नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या कुसुमपुर बसा हुआ था। इसके साथ ही पाटलिपुत्र को उदयन राजधानी बनाता है एवं इसके पश्चात ऐसा माना जाता है कि उदयन की हत्या कोई व्यक्ति यहां पर छुरा घोंपकर कर देता है और इसके पश्चात इसके 3 पुत्र अनिरुद्ध, मुंडक और नागदशक बारी बारी से शासन करते हैं, जिसमें पहले अनिरुद्ध शासन करता है, उसके पश्चात मुंडक और नागदशक। नागदशक को पुराणों में दर्शक भी कहा गया है। बाद में ऐसा माना गया कि ये जो पितृहंता वंश था या हर्यंक वंश था, इनसे यहाँ पर जनता परेशान हो जाती है और जनता जब परेशान हो जाती है तो इसी वंश के एक अमात्य या मंत्री जिसका नाम था शिशुनाग को यहाँ पर राजगद्दी पर बिठाया जाता है और मगध में एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम था शिशुनाग वंश। इस प्रकार से हर्यंक वंश के पश्चात मगध में शिशुनाग वंश की स्थापना होती है। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? उदयन ने। और पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया? तो उदयन ने। तो वह कौन सा शासक था जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया या कुसुमपुर को अपनी राजधानी बनाया? तो वह था उदयन। उदयन किस वंश का शासक था? तो वह था हर्यंक वंश का शासक। तो उदयन के पश्चात यहां पर शिशुनाग वंश स्थापित होता है और शिशुनाग वंश की स्थापना या इसका संस्थापक रहता है शिशुनाग। लगभग 412 से लेकर 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश शासन करता है मगध साम्राज्य में। इसका संस्थापक शिशुनाग को माना जाता है और शिशुनाग यहां पर अपनी राजधानी वैशाली को बनाता है। तो देखिए, पहले मगध की राजधानी राजगृह या गिरिव्रज रहती है,
उसके पश्चात उदयन पाटलिपुत्र बनाता है और वैशाली में शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग राजधानी बनाता है। इसके साथ ही शिशुनाग वंश के जो शासक शिशुनाग था, शिशुनाग ने अवंती राज्य के जो राजा था अवंतीवर्धन को पराजित किया और अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। और उस समय जब इसने अवंती पर आक्रमण किया, अवंती का शासन वत्स पर भी था, परिणाम स्वरूप अवंती और वत्स दोनों ही मगध साम्राज्य में मिला लिए गए। और यह किसके द्वारा किया गया? शिशुनाग के द्वारा। तुम एमपीपीएससी की जो भी तैयारी करते हैं उनके लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अवंती के राजा अवंतीवर्धन को या अवंती को मगध साम्राज्य में किसने मिलाया? तो शिशुनाग किस वंश का शासक था? तो शिशुनाग वंश का शासक। शिशुनाग के पश्चात उसका उत्तराधिकारी कालाशोक राजगद्दी पर बैठता है। कालाशोक का एक नाम काकवर्ण भी मिलता है। ऐसा माना जाता है कि कालाशोक पुनः पाटलिपुत्र अपनी राजधानी ले गया और इसके पश्चात पाटलिपुत्र में ही राजधानी मगध की रही। तो याद रखिएगा, सबसे पहले हर्यंक वंश का संस्थापक राजगृह में अपनी राजधानी इसने स्थापित की। उसके पश्चात उदयन पाटलिपुत्र ले गया, शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग वैशाली ले गया और पुनः पाटलिपुत्र में कालाशोक राजधानी को ले गया। पुनः पाटलिपुत्र को कालाशोक ने राजधानी बनाया और बाद में हमेशा के लिए पाटलिपुत्र ही मगध साम्राज्य की राजधानी रही। तो कालाशोक अपनी राजधानी पाटलिपुत्र ले गया और इसी के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ वैशाली में। बौद्ध धर्म के बारे में जब हमने पढ़ा था, वहां पर पढ़ा था कि द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई कालाशोक के समय में। अगर हम बात करें शिशुनाग वंश के अंतिम शासक की, तो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ महानंदिन या नंदीवर्धन। महानंदिन या नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक हुआ, जिसकी हत्या एक दासी के पुत्र महापद्मनंद द्वारा कर दी गई। महापद्मनंद ने इसकी हत्या की और परिणाम स्वरूप नंद वंश की स्थापना मगध साम्राज्य में हुई। तो अंतिम शासक कौन हुआ? महानंदिन या नंदीवर्धन, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने की और मगध में नंद वंश की स्थापना हुई। तो हर्यंक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व तक, उसके पश्चात शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक और 344 ईसा पूर्व के पश्चात यहां पर नंद वंश की स्थापना होती है। 344 से 324 ईसा पूर्व तक नंद वंश मगध साम्राज्य में शासन करता है। नंद वंश का जो संस्थापक होता है वह था महापद्मनंद। महापद्मनंद पहला शासक था, या यूं कहे कि भारत का पहला शासक था जिसने एक राट उपाधि धारण की। हमने जब वैदिक काल के बारे में पढ़ा था तो वहां पर पढ़ा हुआ था कि यहां पर पूर्व के राजा को सम्राट कहा जाता था, पश्चिम के राजा को स्वराट कहा जाता था, उत्तर के राजा को विराट कहा जाता था और दक्षिण के राजा को भोज कहा जाता था। वहीं मध्य देश के राजा को राजा कहा जाता था। और जो इन चारों दिशाओं को जीत लेता था उसे एक राट राजा कहा जाता था या एक राट कहा जाता था। तो भारत का प्रथम एक राट राजा महापद्मनंद हुआ। उसने स्वयं को एक राट या एक छत्र की उपाधि भी दी। महापद्मनंद अभी तक के मगध साम्राज्य में जितने भी शासक हुए उन सभी में सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता था। इसके साथ ही इसकी कुछ अन्य उपाधियां थी, जैसे द्वितीय परशुराम, इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी माना गया है। वहीं इसे सर्व छत्रांतक भी कहा गया है। चूंकि यह निम्न जाति का व्यक्ति था तो इसने उच्च जाति के व्यक्तियों को यहां पर नाश किया, परिणाम स्वरूप इसे सर्व छत्रांतक या द्वितीय परशुराम भी कहा गया। ऐसा माना जाता है कि महापद्मनंद ने कलिंग की भी विजय की और कलिंग की विजय करने के पश्चात कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया जिसका नाम था तिनसुलिया नहर। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जरूर ध्यान रखिएगा। तिनसुलिया नहर का निर्माण किसने करवाया? तो वह था महापद्मनंद। इसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो कलिंग के शासक खारवेल के एक अभिलेख जिसका नाम था हाथी गुम्फा अभिलेख, उससे हमें जानकारी मिलती है कि कलिंग की विजय महापद्मनंद द्वारा की गई और कलिंग में एक नहर का निर्माण जिसका नाम था तिनसुलिया नहर का निर्माण भी इसी ने करवाया। साथ ही जब इसने कलिंग की विजय की तो यह वहां से जिनसेन की प्रतिमा भी या मूर्ति भी लेकर वापस मगध में आया। जब हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ा हुआ था तो जैन धर्म के सभी तीर्थंकरों में एक तीर्थंकर जिनसेन भी थे, तो यह जिनसेन की मूर्ति कलिंग से मगध ले आया। इसकी जानकारी भी हमें हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। वहीं ऐसा माना जाता है कि व्याकरणाचार्य पाणिनि भी महापद्मनंद के मित्र थे। तो महापद्मनंद के बारे में बात की जाए तो तिनसुलिया नहर का निर्माण भी महापद्मनंद ने करवाया।
इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। यह किसका अभिलेख है? खारवेल का। और जिनसेन की मूर्ति कौन लेकर आया था? तो वह महापद्मनन लेकर आया था। नंद वंश में महापद्मनन के बाद अगर हम बात करें अंतिम शासक की, तो अंतिम शासक हुआ घनानंद। घनानंद को धन से अत्यधिक प्रेम था, परिणाम स्वरूप इसका नाम धनानंद भी मिलता है। ऐसा माना जाता था कि यह अपनी जनता से, यह जो प्रजा थी, प्रजा से अत्यधिक कर लेता था, परिणाम स्वरूप यहां पर जनता इससे असंतुष्ट थी। और इसी के समय पर यहां पर उत्तर पश्चिम भारत पर सिकंदर के द्वारा 326 ईसा पूर्व में आक्रमण हुआ। तो जब सिकंदर द्वारा उत्तर पश्चिम भारत पर आक्रमण हुआ, तो तक्षशिला के आचार्य चाणक्य या कौटिल्य के द्वारा इस बात से अवगत कराने के लिए चाणक्य या कौटिल्य यहां पर मगध के दरबार में या कहें घनानंद के दरबार में आते हैं। लेकिन घनानंद चाणक्य की बात को नहीं मानता है और चाणक्य का अपमान करता है। परिणाम स्वरूप चाणक्य यहां पर अपनी शिखाओं को खोलते हैं। शिखाएं चोटी को कहा जाता है, तो शिखाओं को खोलते हैं और शिखाओं को खोलकर घनानंद के राज दरबार में ही कहते हैं कि जब तक मैं इस समूल वंश का नाश नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी शिखाओं को अर्थात चोटी को नहीं बांधूंगा। परिणाम स्वरूप चाणक्य वहां से निकल जाते हैं और जब ये जाते हैं तो रास्ते में इन्हें एक बालक दिखाई देता है जो अपने साथियों की समस्याओं का समाधान कर रहा होता है। चाणक्य को उस बालक में एक राजा के गुण दिखाई देते हैं। चाणक्य उस बालक को अपने साथ तक्षशिला ले जाता है, वहां पर यहां पर शिक्षा शास्त्र आदि का ज्ञान देते हैं और वही बालक आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से प्रसिद्ध होता है। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से या कहें कि यहां पर चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य घनानंद या कहें नंद वंश पर आक्रमण करता है और घनानंद का जो युद्ध मंत्री होता है भद्रसाल को पराजित करता है और नंद वंश में मौर्य वंश की स्थापना करता है। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। तो नंद वंश का अंतिम शासक हुआ घनानंद या धनानंद। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से भद्रसाल को पराजित किया। भद्रसाल घनानंद का युद्ध मंत्री था। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया 326 ईसा पूर्व में। किसके शासन काल में? उस समय यहां पर मगध पर शासन था घनानंद का या धनानंद का। वहीं ऐसा माना जाता है कि नंद वंश के जो राजा हुए वे सभी जैन मत के पोषक थे या जैन धर्म के अनुयायी थे। तो साथियों, मगध साम्राज्य में यह हुआ हरियंक वंश 544 से 412 ईसा पूर्व, शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। इसके बाद नंद वंश 344 से 324 ईसा पूर्व। इसके पश्चात जैसा कि हमने देखा धनानंद को परास्त करके यहां पर मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है और मौर्य वंश के बारे में अब हम जानेंगे और विदेशी आक्रमणों के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि 326 ईसा पूर्व में यहां पर विदेशियों के आक्रमण भी भारत पर होने लगे। अगले वीडियो में इसको हम देखेंगे। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।